नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12वीं की ऐच्छिक हिंदी का सैंपल पेपर जो कि 2020-21 के लिए सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है। इस सैंपल पेपर की हमें काफ़ी लंबे समय से प्रतीक्षा थी। जब से सीबीएसई ने पाठ्यक्रम घटाया और प्रश्न पत्र के प्रारूप में बदलाव किया, तब से ही यह प्रतीक्षा रही थी कि जाने किस प्रकार का पेपर बनेगा। तो अब सीबीएसई ने ये सैंपल पेपर जारी कर दिया है। इस सैंपल पेपर के दो भाग हैं, खंड अ और ब। अ में वस्तुपरक प्रश्न है और खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न है। आज की इस वीडियो में हम इसका वस्तुपरक भाग जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। तो आइए देखते हैं सैंपल पेपर। बच्चों, इस सैंपल पेपर के अनुसार कुल 2 खंड हैं। एक खंड अ जिसमें वस्तुपरक यानी ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है और खंड ब जिसमें वर्णनात्मक यानी डिस्क्रिप्टिव प्रश्न है। खंड अ में कुल 6 प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि एक अंक के होंगे। इसमें पहला अपठित गद्यांश का प्रश्न है जिसे आप एक बार जल्दी से सुन लीजिए, फिर इसके प्रश्नों पर आप स्वयं ही उत्तर देने में समर्थ हो पाएंगे। इंसान अपनी समृद्धि की आधारशिला पर टिका होता है। समृद्धि यानी यादाश्त, आधारशिला यानी नींव। उसकी समृद्धियां उसकी अस्मिता हैं और ये समृद्धियां ही उसके वर्तमान को अतीत से जोड़ती हैं। हम शायद कलम कहाँ रखी है ये भूल जाएं, पर यह नहीं भूलते कि उर्दू क्लास के मौलवी साहब पान कैसे चबाते थे। लेकिन समृद्धियां कई बार हमारे दिमाग पर बोझ भी बन जाती हैं। फिर उन्हें दिमाग के कबाड़ में ढूंढना कठिन होता है। लेकिन कोई छोटी बात, कोई गंध, कोई स्पर्श झट से आपको पुरानी स्मृति से जोड़ देते हैं। संस्मरण वर्तमान में अतीत के बारे में लिखे जाते हैं। अतीत और वर्तमान के बीच वाचक के साथ काफी कुछ घटित हो चुका होता है। संवेदना, भाषा, परिप्रेक्ष्य, अभिव्यक्ति, जीवन की प्राथमिकता, संबंध, दृष्टि आदि ऐसे बदल चुके होते हैं कि अतीत बिल्कुल उल्टा भी दिख सकता है। इमली तोड़ने के लिए आप बचपन में पेड़ पर चढ़े, गिरे, हाथ तुड़वा बैठे, तकलीफ हुई, ऊपर से पिता ने पीटा, माँ ने कोसा। आज उसी घटना को याद कर हंसी आ सकती है। इमली की डाल कमजोर होती है, यह बच्चे को कहाँ पता। बेवकूफी और उत्साह के मारे हाथ तुड़वा बैठे, पर तब यह हरकत बेवकूफी कहाँ लगी थी। आजकल हिंदी साहित्य में संस्मरणों की बहार है। संस्मरण की बहार यही नहीं है। अमेरिका में लेखन विधा के गुरु हैं विलियम जिन्सर। वे लेखन का मैनुअल लिखते हैं। जीवनी कैसे लिखें, आत्मकथा कैसे लिखें, आदि आदि। उन्होंने संस्मरणों के धुआंधार प्रकाशन पर टिप्पणी की। यह संस्मरण का युग है। 20वीं सदी के अंत के पहले कभी भी अमेरिकी धरती पर व्यक्तिगत आख्यान की ऐसी जबरदस्त फसल कभी नहीं हुई थी। हर किसी के पास कहने के लिए एक कथा है और हर कोई कथा कह रहा है। संस्मरणों की बाढ़ से अमेरिकी इतने दुखी हुए कि संस्मरणों की पैरोडी तक लिखी जाने लगी। शुक्र मनाइए कि हिंदी में मामला यहाँ तक नहीं पहुँचा है। संस्मरण क्यों लिखे जाते हैं? क्या संस्मरण नहीं लिखे तो लेखक के पेट में मरोड़ होगा या उबकाई आ जाएगी? वह कौन सी एक दुर्निवार इच्छा है जो संस्मरण लिखवाती है? हिंदी में संस्मरण यदा कदा लिखे जाते थे। आलोचना भी उसे एक अमहत्वपूर्ण विधा मानकर चलती थी। लिहाजा संस्मरणों की अनदेखी होती थी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह पर लिखे संस्मरण हक जो अदा ना हुआ ने ऐसा धूम मचाया कि एकदम से इस विधा की क्षमता का पुनर्प्रकटीकरण हुआ, यानी फिर से शुरू हुई और संस्मरण की ओर कई रचनाकार मुड़े। काशीनाथ सिंह का इस तरफ सबसे पहले मुड़ना संगत ही माना जाना चाहिए। तो यह था अपठित गद्यांश। अब निम्नलिखित में से निर्देशानुसार सबसे उचित विकल्पों का चयन कीजिए। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। हम शायद कलम कहाँ रखी है ये भूल जाएं, पर यह नहीं भूलते कि उर्दू क्लास के मौलवी साहब पान कैसे चबाते थे। प्रस्तुत पंक्ति का क्या भाव है? तो इस प्रश्न में हमें 4 विकल्प जो दिए हुए हैं। पहला, बचपन की यादों को भूलना मुश्किल ही नहीं असंभव होता है। दूसरा,
पान चबाना दृश्य आधारित स्मृति है, इसलिए भूलना कठिन होता है। तीसरा, शिक्षकों के हाव भाव स्मृति पटल पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैं। आयु के साथ हमारी लघुकालीन स्मृति कम हो जाती है और हम चीजें खोना शुरू कर देते हैं। तो इसका सही विकल्प है तीसरा, शिक्षकों के हाव भाव स्मृति पटल पर स्थायी प्रभाव छोड़ देते हैं। दूसरा प्रश्न, किसी चीज की पैरोडी कब लिखी जाती है? पहला, जब हम किसी विशेष कार्यशैली से सहमत नहीं होते, या जब हम किसी संदर्भ कार्य का केवल उपहास करना चाहते हैं, या किसी कार्यशैली की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर उजागर करना चाहते हैं, या किसी कार्य के मूल लेखक से ईर्ष्यावश उसके उचित कार्य को नीचा दिखाना चाहते हैं। तो इसका विकल्प है दूसरा, किसी कार्यशैली की कमियों को बढ़ा चढ़ाकर उजागर करना चाहते हैं। और तीसरा प्रश्न, हिंदी साहित्य में संस्मरणों की स्थिति कैसी है? 4 विकल्प हैं। पहला, संस्मरण की अनदेखी बंद हो गई है। दूसरा, संस्मरण प्रचुर मात्रा में लिखे जा रहे हैं। तीसरा, आलोचक संस्मरण को महत्व नहीं देते। और चौथा, हिंदी के पाठक संस्मरण से व्यथित नहीं हैं। तो इसका सही विकल्प है पहला, संस्मरण की अनदेखी बंद हो गई है, जो पहले वाला है। उसके बाद चौथा प्रश्न, संस्मरण क्यों लिखने चाहिए? 4 विकल्प सुनिए। ताकि अपने लिए लिखकर अपने जीवन सार्थकता सिद्ध की जा सके व दूसरों को प्रेरणा दी जा सके। दूसरा, ताकि चुनौतीपूर्ण जीवन सबक सीखने के बारे में लिख जीवन की भाग दौड़ से थके लोगों का मनोरंजन किया जा सके। तीसरा, ताकि पेचीदा सवालों या सामाजिक मुद्दों पर नए और सार्थक दृष्टिकोणों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जा सके। और चौथा, ताकि शिक्षकों व संपादकों के अनुसार ना लिखकर अपने ढंग से मौलिक व नई बात की जा सके। तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा? तीसरा विकल्प, ताकि पेचीदा सवालों या सामाजिक मुद्दों पर नए और सार्थक दृष्टिकोणों द्वारा शिक्षण प्रदान किया जा सके। 5वां प्रश्न, बचपन में हाथ तुड़वाना बेवकूफ़ी क्यों नहीं लगती है? इसका उत्तर है, बच्चे यह नहीं चाहते कि वह जो भी वस्तु लेना चाहते हैं उसे ले सकें। दूसरा, बच्चों को यह नहीं बताया जाना अच्छा लगता कि क्या, कब और कैसे करना है। तीसरा, बच्चे इसका अंदाज़ा नहीं कर पाते कि उनके लिए किस कार्य से क्या हो सकता है। चौथा, बच्चों में अत्यधिक ऊर्जा होती है और जब वे उत्तेजना में कमी पाते हैं तो ऊब जाते हैं, जिसकी परिणति शरारत के रूप में होती है। तो इसका सही विकल्प है तीसरे वाला, बच्चे इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि उनके किस कार्य से क्या हो सकता है। और छठा प्रश्न, धूम मचाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? संस्मरण विधा का तड़क भड़क व विलासितापूर्ण प्रकार से साहित्य जगत में प्रवेश, या संस्मरण की विधा को प्रसिद्धि मिलना और जगह जगह उसकी चर्चा होना, या संस्मरण विधा का धूम धड़ाके से कायाकल्प होना, या संस्मरण विधा का बाकी सारी विधाओं पर वर्चस्व स्थापित करना। तो इसका सही उत्तर है दूसरे वाला, यानी संस्मरण की विधा को प्रसिद्धि मिलना व जगह जगह उसकी चर्चा होना। अगला प्रश्न, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक हो सकता है। पहला, संस्मरण विधा का वर्तमान हिंदी साहित्य में स्थान। दूसरा, संस्मरण विधा का हिंदी साहित्य पर प्रभाव। तीसरा, हिंदी व पाश्चात्य साहित्य में संस्मरणों की तुलना, या हिंदी साहित्य में संस्मरण विधा की निरर्थकता। तो इसका सही उत्तर होगा संस्मरण विधा का वर्तमान हिंदी साहित्य में स्थान, यानी पहला विकल्प। और अब 8वां प्रश्न देखते हैं, जो कल सीधा दिखाई देता था आज वही उल्टा क्यों दिखाई देता है? इस प्रश्न के 4 विकल्प हैं। आयु बढ़ने के साथ साथ वाचक की नज़र प्रभावित हो जाती है, या अतीत और वर्तमान के बीच देखने वाले की दृष्टि और परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, या बच्चों में भावनाओं पर नियंत्रण रख कार्य के संभव परिणाम को समझने की क्षमता कम होती है, या फिर संवेदना, भाषा, परिप्रेक्ष्य और अभिव्यक्ति संस्करण के लेखन को प्रभावित करते हैं। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा बच्चों?
अतीत और वर्तमान के बीच देखने वाले की दृष्टि और परिप्रेक्ष्य बदल जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2। और अगला प्रश्न है, संस्मरण लेखन का उद्देश्य क्या हुआ करता है? तो इसका उत्तर 4 ऑप्शन देखिए। पहला है जीवन की घटनाओं का उनकी तमाम बारीकियों के साथ ब्यौरा दे, साहित्य जगत में इस विधा का डंका बजवाना। दूसरा, मानव लालन पालन, शिक्षा अथवा जीवन के बारे में लिख यह संदेश दिया जाना कि हम कुछ विश्वासों को कैसे धारण करते हैं। तीसरा, जीवन घटनाओं की वह जानकारियां देना जो जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों को गहराई से समझने में मदद कर सकती हैं। और चौथा, सोशल नेटवर्किंग द्वारा आम लोगों को अपने जीवन पर विचार प्रकट करने के अवसर दिया जाना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? जीवन की घटनाओं की वह जानकारी देना। तो अर्थात ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प है। और 10वां प्रश्न है, मनुष्य की यादें उसके लिए क्यों आवश्यक हैं? 4 ऑप्शन सुनिए। यदि यादें ही हमें बताती हैं कि क्या गलत है और क्या सही है। दूसरा, बिना यादों के मानव सभ्यता का विकास संभव नहीं। तीसरा, यदि हम चीजों को भली भांति याद रखते हैं तो परीक्षा में असफल होने का डर नहीं रहता। चौथा, यादें होने से हम जीवन के वो महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं जिनका हम भविष्य में उपयोग कर जीवन सुधार सकते हैं। तो चौथे वाला विकल्प ही सही है। यादें होने से हम जीवन में वो महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं, ये वाला उत्तर सही होगा। तो ऐसे ही बच्चों, इसमें एक अन्य अपठित गद्यांश है जो कि वैकल्पिक रूप में है, दोनों में से कोई भी एक किया जा सकता है। तो इस दूसरे वाले गद्यांश को भी ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। मुझे एक अफसोस है, वह अफसोस यह है कि मैं उन्हें पूरे अर्थों में शहीद क्यों नहीं कह पाता हूँ। मरते सभी हैं, यहाँ बचना किसको है? आगे पीछे सबको जाना है, पर मौत शहीद की ही सार्थक है, क्योंकि वह जीवन की विजय को घोषित करती है। आज यही ग्लानि मन में घुट घुट कर रह जाती है कि प्रेमचंद शहादत से क्यों वंचित रह गए। मैं मानता हूँ कि प्रेमचंद शहीद होने योग्य थे, उन्हें शहीद ही बनना था, और यदि नहीं बन पाए हैं वे शहीद, तो मेरा मन तो इसका दोष हिंदी संसार को भी देता है। मरने से 1-1.25 महीने पहले की बात है। प्रेमचंद खाट पर पड़े थे, रोग बढ़ गया था, उठ चल नहीं सकते थे, देह पीली, पेट फूला, पर चेहरे पर शांति थी। मैं तब उनकी खाट के पास बराबर काफी देर तक बैठा रहा हूँ। उनके मन के भीतर कोई खीज, कोई कड़वाहट, कोई मैल उस समय करकराता मैंने नहीं देखा। देखते तो उस समय वह अपने समस्त अतीत जीवन पर भी होंगे, और आगे अज्ञात में कुछ तो कल्पना बढ़ाकर देखते ही रहे होंगे। लेकिन दोनों को देखते हुए वह संपूर्ण शांत भाव से खाट पर चुपचाप पड़े थे। शारीरिक व्यथा थी, पर मन निर्विकार था। ऐसी अवस्था में भी उन्होंने कहा, जैनेन्द्र, लोग ऐसे समय याद किया करते हैं ईश्वर। मुझे भी याद दिलाई जाती है, पर अभी तक मुझे ईश्वर को कष्ट देने की जरूरत नहीं मालूम हुई है। शब्द होते होते स्थिरता से कहे गए थे, और मैं अत्यंत शांत नास्तिक संत की शक्ति पर विस्मित था। मौत से पहली रात को मैं उनकी खटिया के बराबर बैठा था। सवेरे 7 बजे उन्हें इस दुनिया से आंख मीच लेनी थी। उसी सवेरे 3 बजे मुझसे बातें होती थी। चारों तरफ सन्नाटा था, कमरा छोटा और अंधेरा था, सब सोए पड़े थे। शब्द उनके मुंह से फुसफुसाहट में निकलकर खो जाते थे। उन्हें कान से अधिक मन से सुनना पड़ा था। रात के 12 बजे हंस की बात हो चुकी थी। अपनी आशाएं, अपनी अभिलाषाएं कुछ शब्दों से और अधिक आंखों से वह मुझ पर प्रकट कर चुके थे। हंस की और साहित्य की चिंता उन्हें तब भी दबाए थी। चिंता का केंद्र यही था कि हंस कैसे चलेगा, नहीं चलेगा तो क्या होगा। हंस के लिए जीने की चाह तब भी उनके मन में थी, और हंस न जिएगा यह कल्पना उन्हें असहाय थी। हिंदी संसार का अनुभव उन्हें आश्वस्त न करता। हंस के लिए ना जाने उस समय वे कितना झुककर गिरने को तैयार थे। अपने बच्चे का भविष्य भी उनकी चेतना पर दबाव डाले हुए था।
मुझसे उन्हें कुछ ढांढस था। मुझे यह योग्य जान पड़ा कि कहूँ वह मरेगा नहीं, वह आपका अखबार है। तब वह बिना झुके ही जिएगा, लेकिन मैं कुछ भी न कह सका और कोई आश्वासन उस साहित्य सम्राट को आश्वस्त न कर सका। तो अब इसके भी उचित विकल्प छांटने के लिए प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्रेमचंद को लेखक से क्या आशा थी? पहला विकल्प, लेखक हिंदी साहित्य में उनके द्वारा रचित साहित्य को उचित स्थान दिलवाएंगे। लेखक उनके बच्चों का उचित मार्गदर्शन कर उन्हें जीवन कौशल हासिल करने में सहायता करेंगे, या लेखक उनके पश्चात हंस को गुणवत्ता में बिना कोई समझौता किए चलाएंगे, या लेखक हिंदी संसार में ऐसे बदलाव लाएंगे जिसमें प्रगतिशील व भविष्योन्मुखी साहित्य भी अपना उचित स्थान प्राप्त कर सकेगा। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है, लेखक उनके पश्चात हंस को गुणवत्ता के बिना कोई समझौता किए चलाएंगे। दूसरा प्रश्न, प्रेमचंद की चिंता का विषय क्या था? तो 4 विकल्प हैं। समाज में प्रचलित जाति प्रथा व ऐसी अन्य कुरीतियां, मानवाधिकारों का हनन आदि मुद्दे। दूसरा, सामाजिक न्याय अन्याय के विरुद्ध संघर्ष, रूढ़ियों के खिलाफ जिहाद जैसे मूल्यों को रखने वाले लोगों का अभाव। तीसरा, हिंदी संसार द्वारा प्रगतिशील क्रांतिकारी व समाजवादी साहित्य की अवहेलना। और चौथा, देश को पराधीनता की बेड़ियों से मुक्त कराने का सपना टूट जाने की चिंता। तो इसके लिए तीसरा विकल्प सही है, हिंदी संसार द्वारा प्रगतिशील क्रांतिकारी व सामाजिक साहित्य की अवहेलना। अगला प्रश्न, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के विषय में कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है? पहला विकल्प है, वह ईश्वरीय सत्ता में विश्वास नहीं रखने वाले थे। दूसरा, वह अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करते थे। तीसरा, वह कलम के लिए शहीद होने की भावना रखते थे। और चौथा, उनमें देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। तो इसका उत्तर सही होगा, वह अपने बच्चों से बहुत अधिक प्रेम करते थे, यानी दूसरा विकल्प। अगला प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार प्रेमचंद अधूरे शहीद थे, ऐसा क्यों कहा गया है? पहला, पूर्ण शहीद होने के लिए अपने विचारों के चलते अन्य लोगों के हाथों मरना होता है। दूसरा विकल्प, शहीद कभी समझौता नहीं करते पर झुकने को तैयार थे। तीसरा, क्योंकि वह साम्यवादी थे जो शहीद हो जाने के विरुद्ध विचार का पक्षधर है। और चौथा, शहादत विजय घोष का प्रतीक है जिसका अनुभव वे नहीं कर पाए थे। तो दूसरा विकल्प सही है, शहीद कभी समझौता नहीं करते वाला। प्रश्न नंबर 5, प्रेमचंद हिंदी साहित्य संसार के शहीद नहीं बन पाए, लेखक का मन हिंदी संसार को इसका दोष क्यों देता है? तो 4 विकल्प सुनिए। पहला है, हिंदी संसार द्वारा उनकी मृत्यु पश्चात उनके विचारों को सराहा गया व महत्ता दी गई। दूसरा, हिंदी संसार से उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था कि वे किसी भी हद तक झुकने को भी तैयार थे। तीसरा, हिंदी संसार अंग्रेजों के भयवश हिंदी क्रांतिकारी साहित्य को मान्यता नहीं देता था। और चौथा, प्रेमचंद प्रचलित परंपराओं की वकालत करने से इनकार कर प्रगतिशील साहित्य का सृजन करते रहे, इसीलिए हिंदी जगत ने उन्हें नहीं स्वीकारा था। तो इसका सही विकल्प है तीसरे वाला, यानी हिंदी संसार से उन्हें ऐसा अनुभव हुआ था कि वे किसी भी हद तक झुकने को तैयार थे। प्रश्न नंबर 6, शारीरिक व्यथा थी पर मन निर्विकार था। पंक्ति के सबसे उचित भाव का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन है। पहला, तन बीमार मन निरंकार था। दूसरा, तन व्याधिग्रस्त था पर मन किन कर्तव्य विमूढ़ था। तीसरा विकल्प है, तन बीमार था पर मन निर्विचार था। और चौथा, तन बीमार था पर मन निश्चल था। तो यही अंतिम वाला ऑप्शन ही सही है, तन बीमार था पर मन निश्चल था। अगला प्रश्न, हंस नहीं जी पाएगा, मैं हंस क्या हो सकता है? यहाँ मैं नहीं, मैं होना चाहिए। हंस नहीं जी पाएगा, इसमें
हंस क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन। सरस्वती देवी का वाहन, प्रेमचंद की उपाधि जैसे रामकृष्ण जी की उपाधि परमहंस थी, या पत्र साहित्य का नाम, या ज्ञान व विद्या का प्रतीक। तो सही ऑप्शन क्या है? पत्र साहित्य का नाम, तीसरे वाला ऑप्शन। अगला प्रश्न नंबर 8, स्थिरता शब्द का अर्थ है थिरकते हुए, या थरथराते हुए, या स्थिरता से, या फिर रुक रुक कर। तो सही उत्तर है स्थिरता से, यानी तीसरे वाला ऑप्शन। और प्रश्न नंबर 9, प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक हो सकता है जग चेतना के प्रतीक प्रेमचंद, या हिंदी संसार का अधूरा शहीद, या एक रचयिता की शहादत, या प्रेमचंद से जैनेन्द्र तक। तो सही विकल्प क्या होगा? यहाँ सही विकल्प हिंदी संसार का अधूरा शहीद, यानी ऑप्शन नंबर 2, दूसरे वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। उन्हें कान से अधिक मन से सुनना पड़ा था, प्रस्तुत पंक्ति से लेखक का क्या अभिप्राय है? तो इसके ऑप्शंस हैं, क्योंकि वह स्पष्ट नहीं बोल रहे थे इसलिए अंदाजे से काम चलाना पड़ा था, वह फुसफुसा रहे थे और कदाचित मनगढ़ंत बातें कर रहे थे, वह शब्दों से कम परंतु भावों से अधिक बात कर रहे थे, अंतिम समय निकट जान वह मन की बातें कर रहे थे। तो इसका ऑप्शन 2 वाला सही है, वह शब्दों से कम और भावों से अधिक बात कर रहे थे। यह ऑप्शन जो है तीसरे स्थान पर है, तीसरे वाला ऑप्शन, यह सही है। आगे अपठित पद्यांश देख लेते हैं। एक बार मुझे आंकड़ों की उल्टियां होने लगी, गिनते गिनते जब संख्या करोड़ों को पार करने लगी मैं बेहोश हो गया। होश आया तो मैं अस्पताल में था, खून चढ़ाया जा रहा था, ऑक्सीजन दी जा रही थी कि मैं चिल्लाया, डॉक्टर मुझे बुरी तरह हंसी आ रही है। यह हंसाने वाली गैस है शायद, प्राण बचाने वाली नहीं। तुम मुझे हंसने पर मजबूर नहीं कर सकते। इस देश में हर एक को अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक है, वरना कोई माने नहीं रखते हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र। बोलिए नहीं, नर्स ने कहा। बेहद कमज़ोर हैं आप, बड़ी मुश्किल से काबू में आया है रक्तचाप। डॉक्टर ने समझाया, आंकड़ों का वायरस बुरी तरह फैल रहा आजकल, सीधे दिमाग पर असर करता। भाग्यवान है आप कि बच गए। प्रश्न संख्या 2 देखिए। कविता का सटीक केंद्रीय भाव किसे कहा जा सकता है? पहला, इंसान का अस्तित्व, उसकी सोच व भावनाएं अब एक आंकड़ा मात्र रह गई हैं। दूसरा, आंकड़े मानवता की बारीकियों व अन्य सामाजिक पहलुओं का समावेश नहीं है। तीसरा, अफसोस के साथ जीने का अधिकार जन्मसिद्ध है। चौथा, इंसान के गुण, प्रतिभा व विशेषताएं आज की स्थिति में गौण हो गए हैं। तो इसका सही विकल्प होगा पहले वाला, इंसान का अस्तित्व, उसकी सोच व भावनाएं अब एक आंकड़ा मात्र रह गई हैं, पहला विकल्प। प्रश्न नंबर 3, अफसोस के साथ जीने का पैदाइशी हक संविधान में दिए किस अधिकार के अंतर्गत आएगा? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध, संवैधानिक उपचार, या संस्कृति व शिक्षा। तो पहला विकल्प ही सही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। चौथा प्रश्न, आंकड़ों की उल्टियां से कवि का क्या तात्पर्य है? पहला विकल्प, आंकड़े इतने अधिक थे कि दिमाग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था। दूसरा, आंकड़े इतने सटीक थे कि लेखक का दिमाग भ्रमित हो गया था। तीसरा, आंकड़ों में निहित निष्कर्ष अत्यंत खेदजनक व उपायहीन थे। चौथा, आंकड़े इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि सन्निपात का रोग हो सकता था। तो इसका पहला विकल्प ही सही है, आंकड़े इतने अधिक थे कि दिमाग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहा था। प्रश्न नंबर 5, तादाद के मामले में उत्तेजना घातक हो सकती है, पंक्ति का सही भावार्थ हो सकता है। पहला, तादाद घातीय प्रकार से वृद्धि कर उत्तेजित कर सकती है। दूसरा, तादाद द्वारा जनित उत्तेजना प्राणनाशक हो सकती है। तीसरा, समझदार लोग तादाद की घात से प्रभावित नहीं होते। और चौथा, उत्तेजना की तादाद मनुष्य के पतन का एक मुख्य कारण हो सकता है।
तो इसका सही विकल्प होगा दूसरा, तादाद द्वारा जनित उत्तेजना प्राणनाशक हो सकती है। आंकड़ों का वायरस बुरी तरह फैल रहा आजकल। पंक्ति में आंकड़ों के किस प्रभाव की बात कही गई है? पहला, बड़ी मात्रा में तथ्य असलियत को ढांप लेते हैं। दूसरा, बड़ी मात्रा में तथ्य लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। तीसरा, बड़ी मात्रा में तथ्य भी एक प्रकार का वायरस ही है। और चौथा, बड़ी मात्रा में तथ्य उत्तेजित कर देते हैं। तो इसका सही विकल्प होगा दूसरे वाला, बड़ी मात्रा में तथ्य लोगों का दिमाग खराब कर देते हैं। और 7वां प्रश्न है, हमारी आज़ादी और प्रजातंत्र मायने तभी रखते हैं जब, 4 विकल्प सुनिए, पैदाइशी हक दिए जाएं, या हंसने पर मजबूर ना किया जाए, या अफसोस के साथ जीने दिया जाए, या अपनी ऊर्जा से जीवन जीने दिया जाए। तो इसका सही विकल्प होगा जब पैदाइशी हक दिए जाएं, यानी पहला विकल्प। और अगला प्रश्न है, नाजुक दौर से कवि क्या कहना चाहता है? तो पहला, सत्य बहुत कठिन है, या सांच को आँच नहीं, या आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं और सत्य कम। और चौथा है, सर्वेक्षणों ने मानसिक परेशानियां पैदा कर दी हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं और सत्य कम, यानी तीसरे वाला विकल्प सही है। अब अगला अपठित पद्यांश देखिए। कितने दिनों बाद आज फिर जब तुमसे सामना हुआ, उस भीड़ में अकस्मात, जहां इसकी कोई आशंका न थी, तो मैं कैसा अचकचा गया, रंगे हाथ पकड़े गए चोर की भांति। तुरंत अपनी घोर अकृतज्ञता का भान हुआ, लज्जा से मस्तक झुक गया अपने आप। याद पड़ा तुमने ही दिया था यह बोध, जो प्यार के उलझे हुए धागे को धीरज और ममता से संवारता है। दी थी वह करुणा जिसके सहारे आत्मियों के असहाय आघात सहे जाते हैं, हो जाते हैं। और यह अकुंठित विश्वास कि जीवन में केवल प्रवंचना ही नहीं है, अंतर की अकीन चिंताएं, प्रतिष्ठित सहयोगियों की कुटिलता ही नहीं है, किसी क्षणिक सिद्धि दंभ में शिखर की छाती कुचलने को उद्यत दोनों का अहंकार ही नहीं है। जीवन में और भी कुछ है, तुम्हारी ही दी हुई थी वह अनन्य अनुभूति कि वर्षा की पहली बौछार से सिर चढ़ी धूल के दबते ही खुली निखरने वाली आकाश की शांति दायिनी अगाध नीलिमा वर्षों बाद अचानक अकारण ही मिला। किसी भी अम्लान मित्रता का संदेश, दूर रहकर भी साथ साथ एक ही दिशा में चलते हुए सहकर्मियों का आश्वासन, ये सब भी तो जीवन में है। तुमने कहा था यह सब ना जाने और क्या क्या मुझे याद आया और एक अपूर्व शांति से परिपूर्ण हो गया मैं, जब आज अचानक ही भीड़ में इतने दिनों बाद तुमसे यूं सामना हुआ, ओ मेरे एकांत। तो अब इसके विकल्पों सहित प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है, जहां इसकी कोई आशंका ना थी। पंक्ति में कवि ने आशंका शब्द के स्थान पर आशा शब्द का प्रयोग नहीं किया, ऐसा क्यों? पहला विकल्प, कवि का जिससे सामना हुआ कवि उससे मिलने से डर रहा था। दूसरा, कवि का जिससे सामना हुआ कवि उससे मिलने के लिए उद्यत था। तीसरा, कवि का जिससे सामना हुआ उसके कवि पर बहुत उपकार थे। या चौथा, कवि का जिससे सामना हुआ उसके प्रति कवि ईमानदार था, ईमानदार नहीं था। तो इनमें से जो सही विकल्प है वह पहला है कि कवि का जिससे सामना हुआ उससे वह मिलने से डर रहा था। अगला प्रश्न, कवि का अचानक से किससे सामना हुआ था? प्रेयसी, प्रेरणा, परिपूर्णता या पृथकत्व? तो चौथा ऑप्शन ही ठीक है। पृथकत्व मतलब अकेलापन। लास्ट पंक्ति में आया था ओ मेरे एकांत, इससे पता चलता है अकेलापन। और तीसरा प्रश्न है, अंतर की अकिंचिंताएं कवि के किस गुण को प्रदर्शित करती हैं? अनुकूलता, अदक्षताएं, आंतरिक प्रज्ञता, अकरुणामयता। तो उत्तर होगा अदक्षताएं, दूसरा ऑप्शन। और चौथा प्रश्न है, अम्लान मित्रता से कवि का सटीक तात्पर्य क्या है? पहला, अपरिपूर्ण दोस्ती। तीसरा ऑप्शन है आभापूर्ण स्नेह।
और चौथा है अविश्वसनीय मैत्री। तो सही ऑप्शन है आभापूर्ण स्नेह। अगला प्रश्न, कवि को लज्जा का अनुभव क्यों हुआ? एकांत से नजरें चुराने के कारण कवि अपने आप को दोषी मान रहा था, या फिर कवि ने सोचा कि लोगों को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे, या कवि को अपनी शुद्धता का अनुभव हो गया था, या फिर कवि का आत्मसम्मान नष्ट हो गया था। तो सही ऑप्शन है तीसरे वाला, कवि को अपनी शुद्धता का अनुभव हो गया था। अगला प्रश्न, सिर चढ़ी धूल कैसे धुल गई? वर्षा की पहली बौछार से, अहंकार के मिटने से, या एकांत में सत्य की अनुभूति से, या अपनी गलतियों पर लज्जित होने से। तो सही ऑप्शन है तीसरे वाला, एकांत में सत्य की अनुभूति हो जाने से। अगला प्रश्न, कवि अचकचा गया क्योंकि एकांत में स्वयं से सामना होने के कारण, उसने स्वयं कोई अपराध किया था, या कवि लज्जित हो गया था, या पुराने मित्र से भेंट होने के कारण। तो उत्तर होगा पहले वाला, यानी एकांत में स्वयं से सामना होने के कारण। अगला प्रश्न, प्रवंचना से कवि का क्या तात्पर्य है? धोखा, या निंदा, या अकृतज्ञता, या ईर्ष्या। तो उत्तर है धोखा। अब आए कार्यालयी हिंदी और रचनात्मक लेखन से संबंधित प्रश्न। इसमें भी 5 प्रश्न है, एक एक अंक वाले। पहला प्रश्न, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है? रेडियो, या टीवी, या प्रिंट, या फिर नारद मुनि। तो सही ऑप्शन है तीसरा, प्रिंट। अगला प्रश्न, दृश्य, श्रव्य, प्रिंट जनसंचार माध्यम का उदाहरण हो सकते हैं। कौन कौन से? रेडियो, टीवी, रेडियो कागज, या टीवी, रेडियो समाचार पत्र, या समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, या सिनेमा, आकाशवाणी, इंटरनेट। तो सही ऑप्शन है दूसरे वाला, टीवी, रेडियो, समाचार पत्र। और अगला प्रश्न, इंटरनेट पत्रकारिता आजकल बहुत लोकप्रिय है क्योंकि इससे दृश्य, श्रव्य एवं प्रिंट तीनों माध्यम एक साथ लाभ देते हैं, या इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं, या इससे सही समाचार प्राप्त होते हैं। और चौथा ऑप्शन भी अभी आएगा, परंतु इसका सही है दूसरे वाला ही ऑप्शन, कि इससे खबरें बहुत तीव्र गति से पहुंचाई जाती हैं। चौथा ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है? इससे खबरों की पुष्टि जल्दी हो जाती है, लेकिन हम सही उत्तर तो पहले से ही दे चुके हैं। और अगला प्रश्न है, फ्रीलांसर होता है पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार, स्वतंत्र पत्रकार, या अर्धकालिक पत्रकार। तो उत्तर होगा तीसरे वाला, यानी स्वतंत्र पत्रकार। और अगला प्रश्न है, समाचार लेखन के 6 प्रकार हैं। क्या, कौन, कहाँ, कब, किसके और कैसे, या फिर क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, किससे, या क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। और चौथा दे रखा है ऑप्शन, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, किससे। तो सही ऑप्शन है तीसरे वाला, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। अभी तक ये जो प्रश्न आ रहे थे वे अपठित में से और कार्यालयी लेखन से संबंधित थे। अब पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड का है प्रश्न नंबर 4, जिसमें काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर हमें सही उत्तर छांटने हैं। काव्यांश है, तोड़ो 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 ये पत्थर ये चट्टाने, ये झूठे बंधन टूटे तो धरती को हम जाने। सुनते हैं मिट्टी में रस है, जिससे उगती दूब है, अपने मन के मैदानों पर व्यापी कैसी ऊब है। अब इसमें दिए गए प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न, कवि किसे तोड़ने की बात करता है? पत्थर को, चट्टान को, झूठे बंधन को, या फिर जीवन के अवरोधों को। तो सही इसका विकल्प रहेगा चौथे वाला, जीवन के अवरोधों को। अगला प्रश्न देखिए, झूठे बंधन किसे कहा गया है? परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, जाति, या खोखले रिश्ते। तो सही ऑप्शन है तीसरे वाला, धर्म, जाति। तीसरा प्रश्न, धरती किसका प्रतीक है? जमीन, मन, शरीर, रचनाशीलता। तो उत्तर होगा दूसरे वाला, यानी मन। अगला प्रश्न, जिससे उगती दूब है, पंक्ति में दूब क्या है? सृजन, पुस्तक, घास, या रंग। तो पहला ऑप्शन ही सही है, सृजन। अगला प्रश्न, मन में ऊब होने से क्या होगा? रचना नहीं होगी, आधी रचना होगी, अच्छी रचना होगी, या फिर अधूरी रचना होगी। तो सही ऑप्शन है चौथे वाला, यानी अधूरी रचना होगी। अब अगला प्रश्न जो है
यह गद्यांश पर आधारित है, यानी हमारी अंतरा भाग 2 के गद्य खंड से संबंधित है। भारत की सांस्कृतिक विरासत यूरोप की तरह म्यूजियम और संग्रहालयों में जमा नहीं थी। वह उन रिश्तों से जीवित थी जो आदमी को उसकी धरती, उसके जंगलों, नदियों, एक शब्द में कहें उसके समूचे परिवेश के साथ जोड़ते थे। अतीत का समूचा मिथक संसार पोथियों में नहीं, उन रिश्तों में अदृश्य लिपि में मौजूद रहता था। यूरोप में पर्यावरण का प्रश्न मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाए रखने का है। भारत में यही प्रश्न मनुष्य और उसकी संस्कृति के बीच पारस्परिक संबंध बनाए रखने का हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न, भारत की सांस्कृतिक विरासत किसमें निहित है? संग्रहालयों में, परिवेश में, जंगलों में या फिर रिश्तों में? तो उत्तर क्या होगा? रिश्तों में। चौथे वाला विकल्प इसका सही है, रिश्तों में। अगला प्रश्न, गद्यांश में किसके मिथक संसार की बात हो रही है? यूरोप की, भारत की, अतीत के रिश्तों की या फिर मनुष्यों की? तो सही विकल्प है दूसरे वाला, भारत की। अगला प्रश्न, रिश्तों की अदृश्य लिपि से आप क्या समझते हैं? उत्तर, इसके 4 ऑप्शन। पहला ऑप्शन है मनुष्य के आपसी संबंध, दूसरा भारत की सांस्कृतिक पहचान, तीसरा प्रकृति से रिश्ते और चौथा मनुष्य और प्रकृति का संबंध। तो यही चौथे वाला ही ऑप्शन सही है इसमें, मनुष्य और प्रकृति का संबंध। अगला प्रश्न, मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन से आप क्या समझते हैं, क्या अभिप्राय है? पहला ऑप्शन है मनुष्य और धरती का संबंध, दूसरा अपने परिवेश से संबंध, तीसरा पर्यावरण और मनुष्य का संबंध, चौथा पर्यावरण को बचाना। तो सही विकल्प है तीसरे वाला, पर्यावरण और मनुष्य का संबंध। अगला प्रश्न, भारत में पर्यावरण का प्रश्न किससे संबंधित है? मनुष्य से, परिवेश से, प्रकृति से या फिर संस्कृति से? तो सही विकल्प है ये चौथे वाला, संस्कृति से। अब आया पूरक पाठ्य पुस्तक का प्रश्न, यानी अंतराल भाग 2 से जो प्रश्न लिए गए हैं। पहला है, चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता? पंक्ति में चूल्हा ठंडा करने का क्या अर्थ है? पहला, चूल्हा बुझा देना या चूल्हे की आग को बुझा देना। तो हालांकि इसके आगे भी 2 विकल्प आएंगे, परंतु सही विकल्प ये दूसरे वाला ही है, चूल्हे की आग को बुझा देना। वैसे इसके अन्य 2 विकल्प भी देख लीजिए। तीसरा विकल्प दिया गया था पानी से आग बुझा देना या चूल्हे में पानी डाल देना। खैर, हम तो उत्तर पहले ही जान चुके हैं। अगला प्रश्न है, सैलानी किसे कहते हैं? सैल पर निवास करने वाले, पहाड़ घूमने वाले, पर्यटन करने वाला या फिर सैर करने वाला? तो उत्तर होगा पर्यटन करने वाला, यानी तीसरे वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, महीप कौन था? एक पहाड़ी लड़का, भूप दादा का बेटा या त्रिलोक सिंह का बेटा या फिर रूप सिंह का बेटा? तो उत्तर सही होगा दूसरे वाला, यानी भूप दादा का बेटा। चौथा प्रश्न, आरोहण कहानी की मूल संवेदना क्या है? पर्वतीय लोगों की संघर्षमयी जिंदगी, भूप दादा का कठिन जीवन, पहाड़ों में भौतिक उन्नति की कमी या फिर रोजगार का अभाव? तो सही उत्तर क्या होगा इसका? पर्वतीय लोगों की संघर्षमयी जिंदगी, यानी पहला विकल्प। पांचवा प्रश्न, लेखक ने माँ की तुलना बतख से क्यों की है? अपनी नजरों के सामने रखने से, या उसके खाने पीने का ख्याल रखने के कारण, या उसकी देखभाल करने से, या बच्चों के प्रति सतर्क रहने से? तो यही वाला ही उत्तर सही है, बच्चों के प्रति सतर्क रहने से। छठा प्रश्न, कोइयां किसे कहते हैं? कमल, मखाना, जलकुंभी या कुमुद? तो चौथे वाला विकल्प होगा सही, कुमुद। अगला प्रश्न, औद्योगिकरण के विकास का प्रभाव हमारी नदियों पर किस प्रकार पड़ रहा है? पहला, नदियां विकसित हो रही हैं या दूषित हो रही हैं या सूख रही हैं या फिर नदियों में बाढ़ आ रही है? तो सही विकल्प दूसरे वाला है, यानी नदियां दूषित हो रही हैं। तो इसी के साथ ही बच्चों, यह हमारा वस्तुपरक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पत्र पूरा होता है। आधा पेपर यहाँ तक खत्म हो जाएगा, बाकी का आधा हम वीडियो के भाग 2 में देखेंगे, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होंगे।
बच्चों, मुझे आशा है कि आपको आज समझाया गया यह सैम्पल पेपर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। आप इसकी पूरी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास के द्वारा इसको पक्का तैयार करेंगे और फिर हम मिलेंगे अगले भाग में, भाग 2 में, जहां हम वर्णनात्मक प्रश्न समझेंगे। धन्यवाद।